Install Wisdom C app and find multiple classes free of cost on Wisdom C application. Link is in the description. A very good morning to all of you friends. Good morning Pratnya, Snehal, Vaibhavi, Ankita, Manali, Sania, Saurabh, Shivani, Shrutika, Swaroop, Kedar, प्रेरणा. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास. हम लोग है चैप्टर नंबर 2 पे, जिसका नाम है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. Before starting today's lecture, we will quickly revise what we have seen in the last lecture. In the last lecture, we have seen the objective, the purpose, the basis for which the limited liability partnership has been introduced by the government of India. क्यों आया है ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको थरोली हम लोगों ने समझ लिया. उसके बाद हम लोग आए थे कि इस एलएलपी एक्ट में कौन कौन सी बातें हैं जो हमको देखनी है. तो कुल मिला के इस एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस है और उसमें 4 स्केड्यूल्स है. उसमें से पहला स्केड्यूल जो आपको बता रहा है वो बता रहा है कि हाउ द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैज टू बी डिफाइंड व्हेन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. दूसरा स्केड्यूल हमको ये बता रहा है कि अगर मान लेते कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके क्या क्या प्रोविजंस है, ये आपको सेकंड स्केड्यूल बता रहा है. थर्ड स्केड्यूल आपको बता रहा है कि अगर मान लेते कोई प्राइवेट कंपनी है उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस है. एंड वही फोर्थ स्केड्यूल आपको ये बता रहा है कि अगर मान लेते कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो किस हिसाब से हो सकती है, ये आपको फोर्थ स्केड्यूल में बताया है. यहां पे एक बात गौर तलब करने की थी, जो हमने फोर्थ स्केड्यूल के नाम हमने पढ़े कि अगर मान लेते हैं कोई कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो वो एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती. अगर किसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो उसको पहले अनलिस्टेड बनना पड़ेगा और फिर जाके वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है. ये बातें ये स्केड्यूल्स के नाम पढ़ने के बाद हमको समझ आता है. उसके बाद एक पॉइंट था जो मैंने कल आपसे डिस्कस नहीं किया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है कि आप जाके अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, फिर बहुत सारे जो भी आपको चेंजेस करवाने हैं, तो वो अथॉरिटी जो रहेगी वो आपकी रहेगी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. ओके, तो हर एक स्टेट का अपना एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स रहेगा जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा. वही अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो संभालता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है. तो सबसे बड़ा अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके बाद नीचे जो काम करेगा उसके लिए वो रहेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. वहीं पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो उसके लिए भी आपको आरओसी के पास ये सारे पावर्स दिए गए हैं. अब ये आरओसी कौन सा, जो हमने कंपनीज में देखा हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज एमसीए के अंदर जो काम करता है आरओसी, वही आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालेगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो भी आरओसी आपके एरिया में रहेगा, उसी आरओसी के पास जाके आप अपनी एलएलपी को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. जो भी आपके कामकाज है वो आप उससे उसके साथ बातचीत करके, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करके संभाल सकते हो. ठीक है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी संभालेगा, जिस भी जुरिडिक्शन में आपकी एलएलपी आती है वो. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो अलग से बकायदा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 मौजूद है, तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लगेगा एंड वाइस वर्सा. उसके बाद मैंने आपको होमवर्क करके ये नीड फॉर न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये पढ़ने के लिए बोला था. मैं भगवान से ये दुआ करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है प्लीज उसको पढ़ लो, जिन लोगों ने पढ़ा है भगवान आपका भला करे. उसके बाद मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को पढ़ा था, तो उसमें हमने 4-5 बातें पढ़ी हुई थी. एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी वो बातें थी. तो पहली बात ये थी कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉमनली नोन एज एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है. दूसरा, इट इज अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल एज कंपेयर टू द कंपनीज. उसके बाद इट अलाउज द पार्टनर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर ओन स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर. जैसे कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि मेंबर होते हैं और डायरेक्टर डेजिग्नेटेड होते हैं जो कंपनी का कामकाज संभालते हैं, वैसे यहाँ पे एलएलपी में भी कुछ मेंबर्स रहेंगे यानी कि पार्टनर्स रहेंगे और उसके अलावा कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी रहेंगे
जो डायरेक्टर बोलो आप उसको बोल सकते हो, वो उसका काम संभालेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने हिसाब से एलएलपी के कामकाज, एलएलपी का ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए अपने हिसाब से एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो एक पार्टनरशिप में नहीं हुआ करता था। उसके बाद एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट टू इट्स असेट्स। मतलब एलएलपी नाम से आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो यहां पे एलएलपी खुद अपने लायबिलिटी के लिए अपने असेट से लायबल होगी, उसके मेंबर्स या उसके पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को एलएलपी के लायबिलिटी को पे करने के लिए अटैच नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट वन यही बात बोल रहे हैं कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और द मेंबर्स ऑफ द एलएलपी विल बी लिमिटेड एज सेम दैट ऑफ अ कंपनी, जो एक पार्टनरशिप में नहीं हुआ करता था। तो ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमको ये समझा है कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इसमें पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और साथ साथ कुछ कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके मम्मी पापा जो है वो पार्टनरशिप और कंपनी है, इनका ब्लेंड बना करके, मतलब पार्टनरशिप से कुछ अच्छी बातें और कंपनी से कुछ अच्छी बातें निकाल करके एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू कर दिया, जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है, बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो चुका है बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स एंड इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग जम किए थे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। तो पहली डेफिनेशन हमने खत्म कर ली थी, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो व्हाट डू बाय बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन सी बातें आती है? तो कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इंक्लूडिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मैं जानबूझ के आप पे आज फॉरेन कंपनी नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज कल के डिस्कशन पे, आज कल का डिस्कशन अगर आपको क्लियर है तो आज आपको मैं ये क्यों लिख रहा हूं वो बातें क्लियर हो जाएगी। तो कल मैंने समझने के लिए फॉरेन कंपनी लिख दिया था, लेकिन फॉरेन कंपनी लिखना यहां पे लाजमी नहीं है, वो प्रॉपर नहीं हो जाएगा। तो कंपनी मींस कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, साथ साथ एक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आपकी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद एलएलपी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है प्लस एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, वो भी क्या है बोलो, इस बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में इंक्लूड की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा? तो उसमें कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, चर्च का एग्जांपल हमने कल देख लिया था। दूसरा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो इसमें नहीं आएगी, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोई बैंक है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर रजिस्टर है, वो आपकी एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकती। और कोई भी ऐसी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो ऊपर डिफाइन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द टाइमिंग इन फोर्स बोलता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो भी किसी एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकती। फिर हम लोग जंप किए थे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनर। तो व्हाट डू मीन बाय पार्टनर? पार्टनर माने कि कोई भी ऐसा पर्सन इन रिलेशन टू एलएलपी हु बिकम्स द पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। तो पार्टनर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी पार्टनर जो एलएलपी एग्रीमेंट से क्या बना है? पार्टनर बना है। जो हमने पार्टनरशिप एक्ट में भी देखा था कि व्हाट डू मीन बाय पार्टनर। तो पार्टनर में हमने देखा हुआ था कोई भी पर्सन पार्टनरशिप डीड से यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही पार्टनर बनता है। अगर किसी का नाम पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो वो पार्टनर नहीं होगा। हमने वहां पे एक छोटा सा पॉइंट भी देखा हुआ था कि फर्ज करते हैं कि कोई 4 पार्टनर है, उसमें से कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसको हमने आरओसी के पास आरओएफ के पास सबमिट नहीं किया है, तो क्या वो पार्टनर माना जाएगा? नहीं, वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। तो यहां पे भी सेम बात लिखी हुई है कि कोई भी पर्सन अगर एलएलपी में पार्टनर बनना चाहता है, मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं, मैं पर्सन बोल रहा हूं, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट में बहुत सारे पर्सन भी आता है। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, अगर एलएलपी में पार्टनर बनना चाहती है तो उसका नाम एलएलपी के एग्रीमेंट में एज ए पार्टनर लिखा होना चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या मानेंगे? पार्टनर मानेंगे। एंड हु कैन बी पार्टनर, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ पार्टनर। तो यहां पे लिखा था कि कोई भी इंडिविजुअल हमारे एलएलपी में पार्टनर हो सकता है या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकता है, वो दोनों मिल मिला के भी एलएलपी को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए कुछ एक्सेप्शंस थे। कौन से इंडिविजुअल्स पार्टनर नहीं हो सकते? क्या सारे हो सकते हैं? नहीं। तो कोई भी इंडिविजुअल जो एक अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो बंदा एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकता। कोई भी बंदा इंडिविजुअल अगर मान लेते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, व्हाट डू मीन बाय अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट? पिछले लेक्चर पे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर किसने नहीं देखा है पिछला वाला लेक्चर तो प्लीज जाके इसका लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी बंदा जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है
वो भी आपका पार्टनर नहीं हो सकता। और कोई एक पर्सन जो भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं है लेकिन उसने या फिर किसी क्रेडिटर ने अप्लाई किया हुआ है टू द कोर्ट फॉर एडजुडिकेटिंग, व्हाट इज एडजुडिकेटिंग, डिक्लेयरिंग एज इंसॉल्वेंट, तो वो भी पर्सन आपका पार्टनर नहीं हो सकता। ओके, फिर हमने देखा हुआ था कि एक एलएलपी में कितने नंबर ऑफ मिनिमम पार्टनर होने चाहिए। तो एक पार्टनरशिप फर्म है तो यहां पे मिनिमम 2 पर्सन तो होनी चाहिए। तो मिनिमम 2 लोग क्या हो सकते हैं बोलो, एक एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने, अनलिमिटेड क्या हो सकते हैं बोलो, पार्टनर आपके हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहां तक हमने कल की बातें देखी हुई थी। बताएंगे यहां तक किसी को किसी प्रकार की कुछ दिक्कत है या नहीं। मनाली जी बोल रही है सर अनलिस्टेड मींस, बेटा अनलिस्टेड का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर्स या सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अगर आपको अनलिस्टेड कंपनी का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो मुझको यह लगता है कि आपने कंपनीज एक्ट के लेक्चर प्रॉपरली नहीं देखे हुए। तो प्लीज आप कंपनीज एक्ट के लेक्चर्स प्रॉपरली देखिएगा। वहां पे मैंने लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है, वो भी समझा दिया था। हालांकि लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में हो चुका है अमेंडमेंट, तो मैंने आपको जैसे बोला है कि इस हफ्ते भर में आपको उसका अमेंडमेंट लेक्चर भी जो है वो मिल जाएगा। ओके चलो, सो लेट मी नो एनी डाउट यू आर हैविंग, फटाफट जवाब करेंगे। नो डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कल की कहानी हमने यहां तक छोड़ी हुई थी, अब इस कहानी को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो हमको कहीं पे सुनी सुनी पढ़ी पढ़ी लग सकती है। क्या लिखा है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए बोलो, 2 होने चाहिए। अगर किसी भी टाइम एलएलपी के नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो जाते यानी कि 1 रह जाएगा, एंड द एलएलपी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और उसी नेचर से यानी कि 2 से कम पार्टनर यानी कि 1 पार्टनर अगर एलएलपी के बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा कैरी ऑन कर लेता है, while the number so reduced, the person who is the only partner यानी कि जो पार्टनर बचा हुआ है of the LLP during that time, that it so carries on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact, और जिसको पता है कि मैं अकेला एलएलपी में पार्टनर अभी बचा हुआ हूं, that is carrying on the business with him alone shall be liable personally, please underline the point, liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period। बताएंगे मुझको क्या ये सेम वाला प्रोविजन हमने किसी प्रीवियस एक्ट में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? Have we ever learned such kind of provision in the previous acts that we have studied so far? बताएंगे। यस, यस चलो जवाब करो। यस सौरभ जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। कंपनीज एक्ट में हमने ये बात पढ़ी हुई थी। अगर आपको याद है कंपनीज एक्ट का, यहां पे लिखना नीचे सिमिलर प्रोविजन अंडर सेक्शन नंबर 3A
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 3A में ये सिमिलर प्रोविजन आपको पढ़ाई गई है, आपने पढ़ लिया है इसको, ठीक है। क्या प्रोविजन ये बता रहा है? यस, वेरी गुड, सब लोग का आंसर बिल्कुल सही। वैभवी अमृता, बिल्कुल पिन पॉइंट आंसर है आपका। देखो क्या बता रहा है ये प्रोविजन, कि अगर मान लेते हैं आपकी एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और 2 से अगर कम आपके पार्टनर हो जाते हैं तो करना क्या है, मिनिमम 2 पार्टनर की गरज है तो आपको 2 पार्टनर करवाने हैं। ओके, चलो इसको टाइमलाइन से समझते हैं तो और बातें ये निखर करके आ जाएगी, ठीक है। चलो ये कोई एलएलपी है, ठीक है। अब मान लेते हैं एलएलपी यहां पे फॉर्म हुई है, एलएलपी यहां पे फॉर्म्ड है, न्यू एलएलपी हैज बीन फॉर्म, और जहां पे मान लेते हैं 2 ही पार्टनर है, तो विद द 2 पार्टनर्स, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन 2 पार्टनर्स ओनली। तो यहां पे बस 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स के साथ एक एलएलपी चल रही है। अब यहां पे क्या हो गया, 1 पार्टनर डाइड, 1 पार्टनर डाइड, एक पार्टनर की मौत हो गई। अब जो बचा हुआ एक पार्टनर है, मान लेते हैं ए और बी पार्टनर थे, यहां पे बी की मौत होगी। अब ए एक ही पार्टनर जो है वो यहां पे काम कर रहा है। अब आपको ये प्रोविजन समझा रहा है कि अगर मान लेते हैं कभी भी आपके एलएलपी के 2 पार्टनर्स घट करके 1 हो गया, व्हेन इट द नंबर फॉल्स बिलो 2, एंड साथ साथ द एलएलपी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और वो एलएलपी उस रिड्यूस नंबर के साथ अपने बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा चलाती है। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग दैट टाइम, वो 6 महीने के बाद जो भी पीरियड है उस टाइम पे जो उस बिजनेस को कैरी कर रहा है, आफ्टर दो 6 मंथ्स, एंड जिसको उसका नॉलेज है कि ये नंबर कम हो चुका है, will be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period। मतलब ये जो A पार्टनर बचा हुआ है, ओके, A इज द सर्वाइविंग पार्टनर, A इज द लाइव पार्टनर, ठीक है। ये जो A पार्टनर है, अगर वो क्या करता है, LLP को 6 महीने, ये 6 मंथ्स है यहां पे, चलो मान लेते हैं ये 6 मंथ्स है, अगर अपनी LLP के बिजनेस को 6 महीने से ज्यादा अकेला चलाता है, कैरीज द बिजनेस अलोन, कौन, ए, तो ये बताया गया है कि इन 6 महीने के बाद के जितने भी ऑब्लिगेशंस है, व्हाट डू मीन बाय ऑब्लिगेशन, यहां पे वो बात कर रहे हैं लायबिलिटीज की, तो जो भी लायबिलिटीज वो इस 6 महीने के बाद बनाएगा, 6 महीने यानी कि जब से 6 महीने खत्म हो गए वहां से लेके आगे जितने भी समय के लिए वो अपने लायबिलिटीज को बनाता है एलएलपी के नाम के अंदर, उसके लिए ए विल बी पर्सनली लायबल, ए विल बी पर्सनली लायबल, मतलब ए की पर्सनल प्रॉपर्टी इन लायबिलिटीज को पे करने के लिए अटैच की जा सकती है। तो सवाल बनता है, सर इस 6 महीने की लायबिलिटी का क्या, ये 6 महीने की लायबिलिटी तो एलएलपी ही लायबल होगी, यहां पे एज प्रॉपर्टी विल नॉट बी लायबल, एज प्रॉपर्टी will not be liable, will not be liable। ऐसा क्यों, बिकॉज लॉ मेकर्स क्या कर रहे हैं, लॉ मेकर्स यहां पे पार्टनर, जो भी सर्वाइविंग पार्टनर है, उसको टाइम दे रहे हैं कि जो भी एक पार्टनर कम हुआ है उसको तुम क्या करो, ऐड करो। सो प्लीज ऐड न्यू पार्टनर ड्यूरिंग the 6 month, so that the number of partners will be minimum 2, that is statutory minimum जो requirement है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ये लॉ मेकर्स आपको बता रहे हैं। तो जो भी पार्टनर कम हुआ है उन नंबर्स को फिल करो ताकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 हो जाए, और उसके लिए लॉ मेकर्स जो भी सर्वाइविंग पार्टनर है उसको 6 महीने दे रहा है, और 6 महीने के अंदर अंदर आपने वो नया पार्टनर ऐड करना है। अगर 6 महीने के अंदर आप उसको ऐड नहीं कर पाओगे
तो 6 महीने के बाद जितनी भी लायबिलिटीज एक एलएलपी बनाएगी उसके लिए पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, जो भी सर्वाइविंग पार्टनर है जो अकेला उस एलएलपी को आगे लेके जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं एलएलपी ने यहां पे एक लोन उठाया आईसीआईसीआई बैंक से, कौन से पीरियड में, 6 महीने के अंदर, जो भी ये पीरियड है यहां से लेके यहां तक जो भी पीरियड है वहां से लोन उठाया, मान लेता है 100 करोड़ का। ओके, और इस पीरियड में, ओके, दैट इज 6 महीने के बाद यहां पे एक लोन उठाया फ्रॉम से फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन उठाया फॉर ₹50 करोड़। अब आप मुझको बोलो कि इस आईसीआईसीआई बैंक के 100 करोड़ के लिए कौन लायबल होगा और इस 50 करोड़ के लायबिलिटी को पे करने के लिए कौन लायबल होगा। तो आईसीआईसीआई के 100 करोड़ के लिए कौन लायबल है बताओ, पहले इसका आंसर करो। अगर ये आपको समझा है तो ये प्रोविजन जो है वो पूरा का पूरा आपको समझ गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के 100 करोड़ के लोन के लिए हु विल बी लायबल, एलएलपी या फिर वो जो ए पार्टनर है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। देखते हैं कौन जवाब दे पाता है इस चीज का। यस, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे एलएलपी। वेरी गुड, जबरदस्त आंसर। तो यहाँ पे लायबल कौन होगा बोलो, यहाँ पे एलएलपी लायबल होगी। एंड नो डाउट इस बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 करोड़ के लोन के लिए कौन लायबल रहेगा बोलो, मिस्टर ए, दैट इज द पार्टनर, सर्वाइविंग पार्टनर, जो अकेला उस एलएलपी के बिजनेस को आगे लेके चल रहा है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, समझे, पक्का। अब यहां पे और एक पॉइंट है टेक्निकल जो हमको समझना है। And has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone shall be liable person। मतलब यहां पे जो ए पर्सन है जो उस एलएलपी के बिजनेस को आगे लेके जा रहा है 6 महीने के बाद, उसको इसका नॉलेज होना चाहिए कि मैं अकेला एलएलपी को चला रहा हूं, बाकी सारे पार्टनर जो है वो मर चुके हैं या फिर बाकी पार्टनर जो मिनिमम 2 चाहिए वो यहां पे मौजूद नहीं है, बस मैं अकेला इस बिजनेस को चला रहा हूं, उसको उसका नॉलेज होना जरूरी है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये नामुमकिन सी बात है कि किसी पार्टनर को ये नहीं पता है कि मेरे एलएलपी में बाकी जो पार्टनर्स थे वो अभी नहीं रहे, चाहे वो डेथ की वजह से हो, चाहे वो रिटायर हो गए हो। अब रिटायर हो रहे हैं तो बाकी पार्टनर्स को पूछ करके ही रिटायर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर मान लेते एक पार्टनर को, जो सर्वाइविंग पार्टनर, उसको पता ही नहीं है कि मैं अकेला ही इस एलएलपी में अभी पार्टनर रहा हूं, बाकी सारे पार्टनर्स नहीं है, इन दैट केस द पर्सन हु इज सर्वाइविंग पार्टनर विल नॉट बी लायबल। अगर उसको पता है और उसके बावजूद वो कैरी ऑन कर रहा है, देन वो पर्सनली लायबल माना जाएगा। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ, कोर्ट में अगर ये केस जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, तो वो जो सर्वाइविंग पार्टनर है उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि मुझको तो इसका नॉलेज ही नहीं था। अब वो कैसे प्रूव करेगा, किस प्रकार से प्रूव करेगा, वो उस पार्टनर के ऊपर है कि वो किस प्रकार से प्रूव करेगा कि मुझको तो पता ही नहीं था कि जो पार्टनर है एलएलपी में, जो मैं पार्टनर हूं उसमें बस अकेला बंदा बचा हूं और 6 महीने हो चुके हैं और मैं पर्सनली लायबल अभी हो जाऊंगा। ओके, ये कौन से केस में हो सकता है, अगर मान लेते हैं एलएलपी में जो ए पार्टनर यहां पे हमने बात कर रहे हैं, ये ए आउटसाइड इंडिया रहता है, ये क्या रहता है बोलो, ये आउटसाइड इंडिया रहता है, और बी जो है वो इंडिया में रहता है। ओके, अब बी की मौत होगी और ये बात ए को पता ही नहीं है कि बी की मौत हो चुकी है, दोनों कभी भी बात नहीं करते हैं। ए ने बी को ऑथोराइज किया हुआ है कि तू एलएलपी का पूरा काम संभाल, और एलएलपी का काम चल रहा है, बी की मौत होगी और एलएलपी में अभी जो एक पार्टनर रहा नहीं है उसकी जगह पे कोई नया पार्टनर आया नहीं है, ये ए की जिम्मेवारी थी। अब ए को पता ही नहीं है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है करके। ओके, तो चाहे जो भी रीजन हो, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है कि एक को पता ना हो, बिकॉज अभी बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ बातचीत, मीटिंग्स वगैरह करते रहेंगे। तो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 6 महीने हो चुके हैं और एक को पता ही नहीं कि बी की मौत हो गई है, और जहां पे 2 ही पार्टनर है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसी बातें होती है, भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है,
कलयुग है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है और ए को पता ही नहीं है तो ए विल नॉट बी लायबल। लेकिन हाँ, ए को पता है और उसके बावजूद वो कंटिन्यू करता है, देन उसके बाद ए की जिम्मेवारी यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे नीचे एक नोट लिखेंगे हम लोग, व्हाट कुड बी दैट नोट। ओके, प्लीज पे अटेंशन, आई एम राइटिंग द नोट फॉर यू ओवर हियर। कौन सा कलर लूं, चलो ब्लू कलर लेते हैं। नोट, इफ ए हैज नो नॉलेज about reduction in the number of partners below 2, then A will not be personally liable for LLP's obligation। LLP's obligation, ओके। तो ये नोट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट है, हो सकता है आपको केस स्टडी वगैरह ऐसे बना करके आपको बोल दे, ठीक है ना, और एग्जाम में लिखने के लिए बोल दे, ठीक है जी, ओके। तो ये वाला प्रोविजन हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो एक आप काम कर सकते हो, ये जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये स्क्रीन पे दिखा हुआ जो भी बातें हैं वो आप अपने नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर लो, और उसका रेफरेंस आप अपने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दे दो। यहाँ पे आप लिख लेना अपने नोटबुक का पेज नंबर, नोटबुक का पेज नंबर, ओके, और अपने नोटबुक में लिख देना पेज नंबर 112। तो पेज नंबर 112 पे जो भी बातें लिखी हुई है पॉइंट नंबर 2 की, उस पॉइंट नंबर 2 का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज राइट डाउन ऑल द थिंग्स व्हिच हैज बीन शोन टू यू ऑन द स्क्रीन, प्लीज फास्ट।
let me know once you finish with writing. चलो डन, तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पे हमने खत्म कर लिया जब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, और अगर पार्टनर्स बिलो 2 हो जाए तो क्या सीन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ऊपर आता है कुछ डेफिनेशंस पेंडिंग है, क्या देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हमने फिनिश कर दिया। दूसरा बिजनेस, बिजनेस यानी कि कोई भी ऐसा ट्रेड, ऑक्यूपेशन या सर्विस जो एक एलएलपी कर रही है, जैसे कि कोई मान लो एलएलपी है जो सीए के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो उनका ऑक्यूपेशन हो गया, वो उनका बिजनेस हो गया। कोई एक एलएलपी है जो ट्रेडिंग करती है ऑफ एफएमसीजी गुड्स, तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो जो भी काम वो एलएलपी कर रही है उसको उसका बिजनेस बोला जाएगा। नेक्स्ट वन, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ना व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो हमको सेक्शन नंबर 7 में समझेगा। देख लेते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है। रिवीजन के टाइम पे मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का मतलब हो सकता है डायरेक्टर्स। ठीक है, तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो जो एक काम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी करते हैं वही काम एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी करते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पार्टनर जिनको डेजिग्नेट किया गया है इन परस्यूएंट टू सेक्शन नंबर 7। तो जब सेक्शन नंबर 7 आएगा तो डिटेल में डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है वो समझ लेंगे। एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एंड विच इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर ब्ला 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 एंड द फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कोई भी एक एंटिटी जो इस एलएलपी एक्ट में कहीं पर भी आपको एंटिटी एंटिटी वर्ड नजर आए तो उस एंटिटी के लिए आप क्या मानो, एंटिटी यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन देखा, वो सारी एंटिटी मानी जाएगी जिसमें सेक्शन नंबर 18, 46, 47 फलाना फलाना ढिंका 53
वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, बोलो एंटिटी माने जाएंगे। एंड कोई भी ऐसी फर्म जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी आपकी एंटिटी मानी जाएगी। तो सेक्शन नंबर 18, 46, 47 ये सारे सेक्शन है, इसके लिए एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो ये सारी एंटिटी का मतलब होता है। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा सा जाते जाते एक बात बता दूं कि एंटिटी क्या होती है इन सारे सेक्शंस के लिए। अब इन सारे सेक्शन में एक सेक्शन है जहां पे आपको इंस्पेक्शन का एक सेक्शन दिया हुआ है। ओके, इंस्पेक्शन का सेक्शन दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कोई इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट किया हुआ कोई भी इंस्पेक्टर जो एलएलपी में इंस्पेक्शन करेगा, जैसे कि इनकम टैक्स वाले आके इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे ना जीएसटी वाले आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आरओसी का इंस्पेक्शन भी हो सकता है। तो चाहे जो भी इंस्पेक्टर अगर इंस्पेक्शन करना चाहे किसी भी एलएलपी का तो वो कर सकता है। एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, एलएलपी के अफेयर्स का इंस्पेक्शन हो सकता है कि क्या एलएलपी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। अब इसके साथ साथ चाहे तो वो इंस्पेक्टर एंटिटीज विच आर रिलेटेड टू दिस एलएलपी, ओके, मतलब उस एलएलपी के रिलेटेड जो भी एंटिटीज है, जैसे कि इस एलएलपी के साथ बिजनेस करने वाले बाकी के एंटिटीज, उन एंटिटीज का भी इंस्पेक्शन ये वाला इंस्पेक्टर जो उस एलएलपी का इंस्पेक्शन कर रहा है वो कर सकता है। अब ये एंटिटी का मतलब क्या होता है, तो एंटिटी का मतलब यहां से उठाओ, ये बता रहा है। अब इस एंटिटी में चाहे कोई कंपनी एलएलपी के साथ काम कर रही हो, चाहे कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है वो एलएलपी के साथ जुड़ी हो, चाहे कोई एलएलपी इंडिया की एलएलपी के साथ जुड़ी हो, चाहे कोई एलएलपी आउटसाइड इंडिया बिजनेस कर रही है वो एलएलपी के साथ बिजनेस कर रही है, तो उन सारे एंटिटीज का भी ये इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है। और उसमें साथ साथ एक पार्टनरशिप फर्म को भी एंटिटी में इंक्लूड किया गया है कि कोई पार्टनरशिप फर्म अगर एलएलपी के साथ बिजनेस कर रही है तो वो पार्टनरशिप फर्म का भी इंस्पेक्शन एलएलपी का इंस्पेक्टर कर सकता है। ये इसका इंपैक्ट है, ये इसके मायने बनते हैं, ये इसके इंटरप्रिटेशन आते हैं। एंटिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का जब सेक्शन पढ़ेंगे आप तो वहां पे आपको इस एंटिटी वर्ड, ये एंटिटी वाला वर्ड नजर आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एंटिटी का मतलब क्या होता है, किस किस का इंस्पेक्शन करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया उन लोगों का इंस्पेक्शन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जनरली मींस द ईयर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंड विच एंड्स ऑन 31st of March। कंपनीज एक्ट पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन दिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 41 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में आपको फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन बोला है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर का मतलब भी सेम है, द फाइनेंशियल इन रिलेशन टू एलएलपी। एलएलपी के लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड विच एंड्स ऑन 31st day of the March। तो मैंने आपको यही बताया कि द पीरियड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of April उसी भी साल का, विच इज एंडिंग ऑन 31st of March। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो ये स्टार्ट कब से होगा, 1st of April 21 एंड जो एंड होगा आपका 31st of March 22 पे। अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 22-23, द financial year 22-23 will start from 1st of April 22 and which will end on 31st of March 23। तो कुल मिला के 12 महीनों का ये पीरियड होता है। प्रोवाइडेड, हाउएवर, इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल चीजें समझ लेंगे। हाउएवर, इस चीज को पढ़ रहे हैं हम लोग। हाउएवर, इन केस ऑफ द एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th day of the September of a year, अगर कोई भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, द फाइनेंशियल ईयर में मतलब यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है टू द एलएलपी। अगर वो एलएलपी चाहे तो अपने फाइनेंशियल ईयर को एंड करवा सकती है ऑन 31st day of the March of the year next following that year। सेम प्रोविजन हमने कंपनीज एक्ट में भी देखा था, सेक्शन 241 में। एग्जाम्पल से समझते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। तो देखो, एक नॉर्मल एलएलपी लेते हैं, जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। मान ले एलएलपी आपकी को 2-3 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या आता है। अब अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है आपका 21-22, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होगा, तो 1st of April 21 से लेके 31 मार्च 2022 तक उसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। जो एक एलएलपी एग्जिस्टिंग एलएलपी है वो, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो उसके लिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर मान लेते हैं आपकी न्यू इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी है, ठीक है, मान लेते हैं वो इनकॉर्पोरेट हुई है
ऑन सपोज 1st of July 22, ऑप्शन नंबर 1, एंड ऑप्शन नंबर 2 वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1st of October 22। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है वो हमको समझना है, ठीक है। अगर मान लेते आपकी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है ना, 30th आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर, यानी कि 1st अक्टूबर या फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 30 सितंबर इसमें इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज वर्ड यहां पे आ रहा है आफ्टर 30th सितंबर ऑफ ए ईयर। तो किसी भी साल कोई भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर 30 सितंबर के पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एलएलपी के लिए प्रोविजन थोड़ा अलग है। तो अगर आपकी एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट इज 1st of October 22, ये फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई है ऐसा मानेंगे, 1st of October के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो अपने फाइनेंशियल ईयर को एंड कर सकती है। इट मे एंड ऑन 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। मतलब इसका फाइनेंशियल कब से चालू होगा? अब इसका फाइनेंशियल शुरू तो 1st of April 21 से 22 से तो नहीं होगा, इसका फाइनेंशियल शुरू होगा 1st of October 22, बिकॉज वो इनकॉर्पोरेट उसी दिन हुई है। उसके पहले फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? तो उसका फाइनेंशियल शुरू होगा 1st of October 22, और जो एंड करेगा, नॉर्मली ये एंड कर सकता था 31st of March 23 पे, ठीक है, लेकिन बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन ये एंड करेगा आपका 31st of March 24, ओके, बिकॉज यहां पे बताया है विच मे एंड ऑन 31st डे ऑफ द मार्च, यानी कि 31st मार्च तो हो गया, ऑफ द ईयर, कौन से साल का? नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, उस साल जिस साल में वो इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल का अगला साल छोड़ के जो अगला साल आएगा, 31st डे ऑफ द मार्च ऑफ द ईयर, कौन से साल का? 31st मार्च, नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर, दैट ईयर यानी कि जिस साल में वो इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन ईयर, उस साल के जो अगला साल है उसके अगले साल का 31st मार्च आप ले लो। तो अगर मान लेते आपकी कोई भी एलएलपी 1st of October 22 या फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट इज 30th सितंबर के बाद किसी भी साल में, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड करेगा इन द ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, दैट इज 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो 1st of October से शुरू होगा और वो एंड करेगा आपका 31st मार्च 24। जनरली वो अमूमन तौर पे 31st मार्च को फिनिश कर सकते थे। अब ये ऑप्शन है, अगर चाहे तो वो 31st मार्च को भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं हम लोग अगले के अगले साल फिनिश करेंगे तो वो अगले साल हो जाएगा। तो यहां पे उनका फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का ना होके 12 महीने से ज्यादा होगा। 12 महीने से ज्यादा कैसे होगा? यहाँ पे कुल मिला के 18 मंथ्स का उनका क्या हो गया बोलो? फाइनेंशियल ईयर हो गया। और जो भी बैलेंस शीट, P&L या फिर जो भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने हैं वो इस 18 महीने के लिए बनेंगे, और आरओसी के पास फाइलिंग इन 18 महीने का होगा जो उनका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा। अगले साल से उनका फाइनेंशियल ईयर जो नॉर्मली 12 महीने का ही होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं आपकी कोई एलएलपी 30th सितंबर या फिर उसके पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उनको तो रेगुलर वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, दैट इज इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 जुलाई 2022 टू 31st ऑफ मार्च 23। इनका नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर जिस दिन से चालू हुआ है उसके अगले साल के 31st मार्च में फिनिश होगा। इन्होंने उस पीरियड के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। क्लियर है मेरी बात? सेम आपके कंपनीज एक्ट में भी था। कंपनीज एक्ट में आपको यह प्रोविजन था कि अगर मान लेते कोई कंपनी 1st ऑफ जनवरी या फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो अपना फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 31st मार्च को फिनिश कर सकती है। यानी कि ये तो बात होगी एलएलपी की। कंपनी की अगर बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी 15th ऑफ February 22 को इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि 1st ऑफ जनवरी या फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये अपना फाइनेंशियल ईयर एंड करवा सकते हैं 31st ऑफ मार्च 23 को। ओके, यानी कि ये जो उनका 31 मार्च 2022 में फिनिश कर सकते थे वो उनके अगले साल क्या करेंगे? फिनिश करेंगे 31st मार्च 2023 को, दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। यानी कि इनका फाइनेंशियल ईयर अमूमन तौर पे 31 मार्च 2022 को फिनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके अगले साल वो फिनिश करेंगे। ये कंपनी के लिए था, 1st ऑफ जनवरी लिमिट था कंपनी के लिए। एलएलपी के लिए आपका लिमिट है कितना बोलो? 30th ऑफ सितंबर।
ओके 30th ऑफ सितंबर। तो कोई अगर एलएलपी 30th सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है, चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, अगले के अगले साल एंड करवाएंगे। अगर वो चाहते कि नहीं हम तो रेगुलर फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करेंगे, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में फिनिश करेंगे, तो वो चाहे तो वहां पर भी फिनिश कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है टू द एलएलपी। ओके, तो ये रहा आपका फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन। प्लीज एक काम करो, इस फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट्स को भी आप अपने नोटबुक में क्या कर दो, कॉपी कर दो। अगेन नोटबुक का रेफरेंस टेक्स्ट बुक में और टेक्स्ट बुक का रेफरेंस नोटबुक में आपने देना ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट फॉरेन एलएलपी। जैसे हमने फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन देखा था, वही फॉरेन एलएलपी का भी डेफिनेशन है। इट मींस द एलएलपी फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया व्हिच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन ए इंडिया। तो जैसे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है, सेम आपको यहाँ पे भी डेफिनेशन दिया हुआ है। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या था, द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सेम आपका फॉरेन एलएलपी, तो यहाँ पे लिख देना सेम लाइक फॉरेन कंपनी, सेम लाइक अ फॉरेन कंपनी। तो ये फॉरेन एलएलपी का डेफिनेशन देने का मकसद क्या है, दैट फ्यू प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 will be applied to foreign LLPs. अदरवाइज फॉरेन में एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है, उसको इंडियन एलएलपी एक्ट अप्लाई करने का कोई संबंध नहीं आता है। तो फॉरेन एलएलपी डिफाइन करने का मकसद ही यही है कि वो फॉरेन एलएलपी को इंडियन एलएलपी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा, ठीक है ना। व्हाट डू बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसे एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे। व्हाट डू बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट मींस अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी or between the LLP and its partner which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that of LLP। तो जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड हुआ करती थी, पार्टनरशिप डीड हुआ करती थी, वही सेम आपका एलएलपी एग्रीमेंट भी माना जाएगा। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, इसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन होंगे,
वैसे ही एलएलपी में एक एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा, और एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न एग्रीमेंट होगा जो एलएलपी के पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये बात पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर हमने ये बात डिस्कस ऑलरेडी कर दी है। ठीक है, तो यहां पे हमारे डेफिनेशंस वाले पार्ट फिनिश हो चुके हैं, बस एक पॉइंट बचा हुआ है, दैट इज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर? सर, तो ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन एलएलपी भी फॉरेन कंपनी के जैसे ही होगा। नहीं, मुझको नहीं समझा स्वानंद जी, आप क्या कहना चाहते हो? बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन एलएलपी भी फॉरेन कंपनी के जैसे ही होगा मतलब? ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में फॉरेन एलएलपी कहीं लिखा ही नहीं है। वेयर दे हैव रिटन फॉरेन एलएलपी, वहां पे लिखा है कि ऐसे एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे वो इंडिया में बिजनेस कर रही हो या ना कर रही हो। ऐसे एलएलपी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका बिजनेस इंडिया में है, उसको फॉरेन एलएलपी कहा जाएगा, वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसे एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसका इंडिया में किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में इंक्लूड करा गया है। ओके, बस ये बात समझ लो। माइट भी मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको आपका डाउट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ऊपर हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर के डेफिनेशन को पढ़ा था और वहां पे लिखा था डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस ऐसा पार्टनर जो डेजिग्नेट किया गया हो एज पर सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 7 में बताया है व्हाट डू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो हमने थोड़ा बहुत आइडिया इसका ले लिया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर विल बी सेम लाइक ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी के जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा डालते हैं बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग शेयर्स, सिक्योरिटीज, और कंपनी को चलाने का जो काम है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, जो मेंबर्स क्या करेंगे, उनको मिल मिला के अपॉइंट करेंगे। तो मेंबर्स मिल मिला के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे और वो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कंपनी का कामकाज करेंगे, कंपनी का कामकाज देखेंगे। मेंबर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। तो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा हुआ था कि मेंबर को कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफियरेंस करने का राइट नहीं है। हाँ, वो मीटिंग में आ सकते हैं, मीटिंग में अपना वोट डाल सकते हैं, जिसपे वोट डाल रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में वो क्या नहीं करेंगे, इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। द डे टू डे ऑपरेशंस विल बी एंट्रस्टेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। वैसे ही एक एलएलपी में जो बाकी मेंबर्स होते हैं, जो बाकी पार्टनर्स होते हैं, वो उस एलएलपी में एज अ पार्टनर काम करेंगे। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लेते हैं कोई भी ऐसी एलएलपी है, उस एलएलपी में अगर मान लेते हैं कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के सारे जो कामकाज है वो देखेंगे। बाकी जो पार्टनर्स है वो उनके एलएलपी के बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वही क्या करेंगे, उस एलएलपी में अपना डे टू डे ऑपरेशन जो है वो लुक आफ्टर करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसका मतलब समझ गए। अब डिटेल में पढ़ते हैं एक्ट में सेक्शन नंबर 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर की क्या एलिजिबिलिटी है और वो क्या क्या काम करता है। सो एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो हमने ऊपर देख लिया कि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 ही होने चाहिए। तो अगर मान लेते हैं आपके एलएलपी में 2 पार्टनर है, तो वही 2 पार्टनर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होने चाहिए। अगर आपके एलएलपी में मान लेते हैं 10 पार्टनर है, तो 10 में से मिनिमम 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए हु आर इंडिविजुअल्स। और वो क्या होने चाहिए, बोलो, इंडिविजुअल्स होने चाहिए। जैसे हमने देखा हुआ था कि हमारे एलएलपी में इंडिविजुअल साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर्स हो सकते हैं। तो उनमें से आपका
आपके कौन से पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं अपनी एलएलपी में 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या 3 मिलके एलएलपी को फॉर्म कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। तो क्या अगर मैंने बोला है कि हमारे पास मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, तो क्या मिस्टर ए और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है तो वो हमेशा इंडिविजुअली होंगे, दैट इज ए एंड बी। ओके, तो अगर आपकी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर होने हैं तो वहां पे बस क्या होना चाहिए बोलो? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, चाहे आपके पार्टनर चाहे जितने भी हो, मिनिमम 2। सर मैक्सिमम क्राइटेरिया? मैक्सिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितने भी पार्टनर्स हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे 10 पार्टनर है, 10 के 10 पार्टनर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। अगर मान ले यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे मान लेते 1000 पार्टनर्स है, तो क्या 1000 के 1000 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। शर्त यह है कि वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए एंड, और साथ साथ और एक कंडीशन है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि मान लेते हैं यहां पे ये अपनी जो एलएलपी है जिसमें ए, बी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये अपने पार्टनर्स है, जिसमें से हमने ए और बी को डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया है, उसमें एक और शर्त डाली है कि इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए बोलो? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया, देखो इंडियन एलएलपी है तो इंडिया में काम करेगी, और इंडिया में काम करेगी तो इंडिया के कामकाज देखने के लिए इंडिया में कोई एक बंदा होना चाहिए जो उसको देखेगा। ऐसा ना हो कि इंडिया के बाहर के लोग हैं जो इंडिया के क्या है, रेसिडेंट नहीं है और इंडिया के एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर हो चुके हैं, तो वो क्या नहीं होंगे बोलो? आपके एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकते। और उसका लॉजिक एकदम क्लियर है कि अगर इंडिया में वो बंदा नहीं है तो हाउ कैन ही रन द एलएलपी इन इंडिया? वो अपने बिजनेस को कैसे लुक आफ्टर करेगा, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को कैसे वो संभालेगा? तो अगर मान लेते हैं आपकी एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उनमें से एक एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए बोलो? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। दोनों के दोनों हो गए तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी एंड आपके जो बाइडन, ओके जो बाइडन, उसका स्पेलिंग क्या है मुझको नहीं पता है, तो जो बाइडन जो है, अगर मान लेते हैं ये दोनों ने मिला के क्या कर दिया, एक एलएलपी को फॉर्म कर दिया, तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो नरेंद्र मोदी है वो रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है। तो यहां पे ये 2 जो एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर है, इनमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए और दूसरा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है? उसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि जो बंदा इंडिया में रहता है उसने इंडिया के एलएलपी का सारा बिजनेस क्या करना है बोलो? लुक आफ्टर करना है। तो वापस एक बार पढ़ते हैं, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर इंडिविजुअल्स, मतलब 2 मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो कि दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए, एंड जिसमें से एक एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए बोलो? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ना व्हाट डू मीन बाय रेसिडेंट इन इंडिया? तो यहां पे जो भी पर्सन जो प्रीसीडिंग एक ईयर में 182 दिन इंडिया में रहा हो उसको हम लोग क्या मानेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने कंपनीज एक्ट को पढ़ने के टाइम पे डिटेल में मैंने समझाई थी कि रेसिडेंट इन इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लेते हैं इस साल के लिए मुझको रेसिडेंट इन इंडिया बोलना है, तो पिछले साल मैंने 182 दिन, मिनिमम 182 दिन इंडिया में स्टे करना चाहिए, तभी जाके इस साल के लिए मैं रेसिडेंट इन इंडिया माना जाऊंगा। तो फॉर डिफाइनिंग द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया, फॉर से अगर मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, ओके, फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करता हूं, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए मुझको रेसिडेंट अगर मानना है तो मुझको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो उसका इमीडिएट प्रीसीडिंग है, उस साल में मैंने 182 या फिर उससे ज्यादा इंडिया में स्टे करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। अगर मैंने 20-21 में 182 दिन या फिर उससे ज्यादा स्टे किया है तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मुझको रेसिडेंट माना जाएगा और आई एम एलिजिबल टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन द इंडियन एलएलपी। भले ही 21-22 में मैं 100 साल ही इंडिया में रहा हूं, समझ को बात। तो इंडिया में मैं इस साल 21-22 में 100 दिन ही रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझको रेसिडेंट माना जाएगा बिकॉज पिछले साल 182 या फिर उससे ज्यादा दिन में इंडिया में रहा हूं। तो रेसिडेंट का क्राइटेरिया चेक करने के लिए आपको देखना है कि कोई भी पर्सन रेसिडेंट है या नहीं है। तो पिछले साल में 182 या फिर उससे ज्यादा दिन इंडिया में अगर हूं तो ही मुझको रेसिडेंट माना जाएगा इस साल। हाँ, ये बात अलग है
कि अगले फाइनेंशियल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मुझको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसके पहले दैट इज इस मैं 100 दिन ही इंडिया में हूं, तो इस साल के लिए मैं रेसिडेंट नहीं हूं, तो मैं इस साल डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकता। तो एवरी ईयर आई हैव टू चेक कि जो भी मेरा डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो पिछले साल इंडिया में 182 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा है या नहीं रहा है। अगर रहा है तो ठीक है, वो इस साल डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, अगर नहीं रहा है तो वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमने ये समझा कि कोई भी ऐसी एलएलपी है जिसमें एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और जो क्या होने चाहिए बोलो, जो इंडिविजुअल होने चाहिए, और उसमें से एक बंदा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपने मुझको इसका जवाब देना है। अगर मान लेते हैं हमारे एलएलपी में 4 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है? 4 पार्टनर्स है, और 4 पार्टनर्स कौन कौन से हैं? एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक है टाटा मोटर्स लिमिटेड, एक है आपकी अदानी लिमिटेड, ठीक है, और एक है आपके राहुल गांधी जी। अब आप मुझको बताएंगे कि इस एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकते हैं? क्या इस एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, और करेंगे भी तो किसको करेंगे? ठीक है, ये आपका सवाल रहा, और पॉइंट नंबर 2 पढ़ने के बाद आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ये सवाल है और उसका जवाब पॉइंट नंबर 2 में है। प्लीज रीड पॉइंट नंबर 2 एंड प्लीज लेट मी नो कि इसका जवाब क्या होगा।
यस, तो जवाब मेरे पास आ रहे हैं। तो राहुल गांधी को इटली के रेसिडेंट है ना। अरे भाई तुम इतने टेक्निकलिटी में क्यों घुस रहे हो, समझ लो राहुल गांधी इंडिया के रेसिडेंट है। और रेसिडेंट और आपका सिटीजनशिप दोनों अलग अलग चीज है। सिटीजनशिप अलग चीज है, रेसिडेंशियल अलग चीज है। स्वानंद जी बोल रहे सर राहुल गांधी एंड नॉमिनीज ऑफ द कंपनीज, ओके। राहुल गांधी एंड सिलेक्टेड नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स, राहुल गांधी एंड नॉमिनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट बॉडीज, ओके। चलो तो एक बार पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि आपका जवाब जो है वो सही है या नहीं है। इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, अगर किसी एलएलपी में सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें एक या इससे ज्यादा पार्टनर्स इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मिल मिला के है, देन एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो राहुल गांधी है और साथ साथ इनमें से किसी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनीज, नॉमिनीज यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलो रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको क्या कहा जाएगा, अलॉन्ग विद द राहुल गांधी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया जाएगा। अगर किसी एलएलपी में इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल हम क्या मानेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर मानेंगे, लेकिन अगर चाहे तो वो बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव भी क्या हो सकते हैं, बोलो इनके साथ राहुल गांधी जी के साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि अगर मान लेते यहां पे राहुल गांधी जी है, नरेंद्र भाई मोदी जी है, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो जरूरी नहीं है कि बस ये दो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो एक पार्टनर है एलएलपी में, तो उनको भी उस पार्टनरशिप में एलएलपी में अपना डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक नॉमिनी को अपॉइंट करेगी और बोलेगी कि तुम इनके साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाओ। ओके, अमूमन तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, वो लोग क्या हो सकते हैं, बोलो नॉमिनेट हो सकता है फ्रॉम द बॉडी कॉर्पोरेट टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इनटू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साथ साथ नॉमिनी क्या हो सकते हैं, बोलो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बस इंडिविजुअल होंगे तो इंडिविजुअल बाकी बॉडी कॉर्पोरेट में से कोई बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकता, दोनों भी क्या हो सकते हैं, बोलो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। तो ये वाली बात आपकी यहां से निकल करके आती है। वेरी गुड दैट यू हैव रेड इट एंड गिवन मी द प्रॉपर आंसर। आई लव यू ऑल, जबरदस्त आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या बोलो डेजिग्नेटेड पार्टनर का डेफिनेशन। तो भूलना नहीं बिल्कुल भी, वापस एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं डेजिग्नेटेड पार्टनर का डेफिनेशन। तो व्हाट डू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे ऐसा कोई पार्टनर जो पार्टनरशिप दैट इज एलएलपी के बिजनेस को चलाता है, डे टू डे ऑपरेशंस को देखता है, और एवरी एलएलपी में एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स होंगे और उनमें से एक क्या होंगे, बोलो रेसिडेंट इन इंडिया होंगे। अगर मान लेते हैं किसी एलएलपी में सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स ही है या फिर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट का मिल मिला के वो एक एलएलपी बन चुकी है, तो वहां पे इंडिविजुअल और साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनीज डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड अगेन जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है विच हैज बीन द नॉमिनी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट वो इस इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। वो तो अभी बात यहाँ पे बोलने की है नहीं, यहाँ पे डिस्कस करने लायक है नहीं, वो बात आपने इंप्लाइडली आपके ऊपर अप्लाई कर जाएगी कि जो भी पर्सन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट नॉमिनेट करेगा कि हमारे और से ये डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, वो बंदा इस इंडिया का रेसिडेंट ही होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द एलएलपी। तो अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को और फीचर्स को पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें कहीं पर तो सुनी सुनी पढ़ी पढ़ी समझी हुई लगेगी। इसमें से पहला आपका फीचर आएगा दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो एक एलएलपी जो होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि सब लोग इकट्ठा आएंगे, एक कंपनी को एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, तो ये कॉर्पोरेट बॉडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बोले कॉर्पोरेट बॉडी हो जाएगी, जिसका लॉ के नजरिए में अलग अलग अस्तित्व माना जाएगा, जो एक अपने नाम पे बिजनेस करेगी, बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये फीचर जो आएगा वो कंपनी से आया हुआ है।
दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, अगेन ये कंपनी से आया हुआ है तो ये बात डिस्कस करने लायक तो है नहीं, व्हाट डू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन। तो जैसे कंपनी में देखा था कि जितने मेंबर आएंगे जितने मेंबर जाएंगे, चाहे डायरेक्टर्स आएंगे डायरेक्टर जाएंगे, चेयरमैन आएंगे चेयरमैन जाएंगे, टाटा का एग्जांपल हमने देखा हुआ था। तो कंपनी कभी बंद नहीं होती है, वैसे एलएलपी में भी चाहे जितने पार्टनर्स आएंगे जितने पार्टनर जाएंगे, चाहे जितने डेजिग्नेटेड पार्टनर आएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर जाएंगे, एलएलपी कभी बंद नहीं होगी, दूसरे पार्टनर ऐड करके उस एलएलपी के बिजनेस को आगे कंटिन्यू करा जाएगा। इसका परपेचुअल सक्सेशन है, किसका? एलएलपी का। हाँ, अगर सब लोग मिल मिला के एलएलपी के बिजनेस को बंद ही करना चाहते हैं, वाइंड अप भी करना चाहते हैं तो वाइंड अप करवा सकते हैं। तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इन द आइज ऑफ लॉ एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब एलएलपी अपने नाम पे बिजनेस कर सकती है, एलएलपी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकती है, एलएलपी अपने नाम पे किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, एलएलपी के नाम पे कोई केस फाइल कर सकता है। तो एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स आर डिफरेंट, नॉट सेम, डिफरेंट। ठीक है, तो ये कंपनी से आया हुआ है। नेक्स्ट आएगा म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी ये आया हुआ है आपके पार्टनरशिप फर्म का कैरेक्टरिस्टिक, कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी हुआ करती थी। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कुछ काम कर रहा है और वो उसके पावर में आता है और पार्टनरशिप के भले के लिए है, तो उस पार्टनर ने किया हुआ काम एज अ एजेंट किया हुआ है ऐसे मानेंगे, और बाकी पार्टनर उसके प्रिंसिपल है। इसका इंपैक्ट यह है कि उसने किए हुए काम या उसने एंटर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाकी सारे पार्टनर्स भी क्या हो जाएंगे, बोलो, लायबल हो जाएंगे। उसके एक्सेप्शंस भी थे, लेकिन अमूमन तौर पे जनरली ये रूल अप्लाई कर जाता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं। वहीं पे एलएलपी में भी सेम क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। कोई भी पार्टनर, चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर हो या कोई और पार्टनर हो, अगर एलएलपी के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हो जाएंगे, बोलो, लायबल हो जाएंगे, बिकॉज इनके बीच में क्या है, बोलो, म्यूचुअल एजेंसी। फिर बात करते हैं एलएलपी एग्रीमेंट की। तो ये सेम आपका पार्टनरशिप डीड जैसा है। तो विदाउट डीड आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, वैसे विदाउट एलएलपी एग्रीमेंट आपका एलएलपी नहीं बन सकता। यहां पे एक पॉइंट एडिशनल है कि एलएलपी एग्रीमेंट एवरी टाइम राइटिंग में ही होना चाहिए। तो ये फॉर्म से आया हुआ आपका क्या है, बोलो, कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है। नेक्स्ट वन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये कंपनी से आया हुआ, जैसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वैसे भी एलएलपी भी क्या है, बोलो, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अलग लॉ के नजर में अलग अस्तित्व रखती है, लॉ के नजरिए में एक अलग पर्सन है जो जिसका खुद का पैन कार्ड होगा, जिसका खुद की प्रॉपर्टी होगी, वगैरह वगैरह। जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वैसे एलएलपी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर ये कंपनी से कॉमन सील वाला पॉइंट आया हुआ है, एलएलपी चाहे तो अपने नाम का एक कॉमन सील जैसे कि सिग्नेचर अपने पास लगा सकती है, जिसका थप्पा अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लग गया तो मानेंगे कि एलएलपी ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया है। नेक्स्ट वन, लिमिटेड लायबिलिटी। अगेन कंपनी का ये फीचर है कि एलएलपी के जो मेंबर्स होंगे या पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, उनकी प्रॉपर्टी एलएलपी के ऑब्लिगेशंस के लिए एलएलपी की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए बुलाई नहीं जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, अगेन कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फीचर है। तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे वो एलएलपी के कामकाज को मैनेज करेंगे, बाकी पार्टनर्स, बाकी मेंबर्स उसमें इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, जैसे सेम एज अ डायरेक्टर फॉर द कंपनी। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो अगेन कंपनी का फीचर आएगा। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, अगेन ये फर्म का है। कंपनी नॉन फॉर प्रॉफिट हो सकती है, सेक्शन 8 हो सकती है, लेकिन कभी भी कोई पार्टनरशिप विदाउट प्रॉफिट नहीं हो सकती। तो एलएलपी जब भी काम करेगी वो प्रॉफिट के लिए ही करेगी। इन्वेस्टिगेशन, चाहे तो ये कंपनी एंड फर्म दोनों का फीचर है। तो अगर कोई बंदा चाहे तो उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, कंपनी में मेंबर्स अपने कंपनी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अगर मान लेते हैं कोई झगड़ा वगैरह होता है पार्टनर्स के बीच में, एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में, तो वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट आपके एलएलपी एक्ट के अंदर, एलएलपी एक्ट के हिसाब से और आपके एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से होंगे। तो ये कंपनी एंड फर्म दोनों का आपका ये फीचर है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, तो चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, तो ये मिल मिला के अपने एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे कंपनी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करते हैं, mca.gov.in पे जाके आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग कर सकते हो। एंड फॉरेन एलएलपी, ऐसे एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रही है, उसको हम लोग फॉरेन एलएलपी कहते हैं, सेम एज द फॉरेन कंपनी। उसको इंडियन एलएलपी के कुछ प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द फीचर्स एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी। एक बार सारे फीचर्स को देख लो, आपने सारे फीचर्स ऑलरेडी
पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट में देख लिए हैं। एक बार एक नजर मार लो, आपको ये सारी बातें याद आ जाएगी। ठीक है, चलो। अब तक आपको एलएलपी के फीचर्स एग्जाम में पूछे हुए नहीं है, हो सकता है आपको ये एग्जाम में आ जाए, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए ये वाली कहानी। चलो, हो गया। तो उसके लिए थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक हम लोग बना सकते हैं। मेमोरी टेक्निक क्या होगा, इसको याद करना है। तो फीचर्स और आई कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के लिए हमने छोटा सा एक नेमोनिक बनाया है, एक मेमोरी टेक्निक बनाया है। देखो आपको पसंद आया तो, नहीं आया तो फिर अपने हिसाब से आप याद रख सकते। हमने बनाया यहाँ पे आई एम सी ए एस पी बी, एसपीबी। ओके, आई एम सी ए एसपीबी। ओके, एसपीबी कौन है? तो एसपीबी एसपी बाला सुब्रमण्यम, आपको ये सिंगर पता रहेंगे जो सलमान खान के पुराने गाने होते थे वही गाते थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिनके हाल फिलहाल में मौत हो गई, डेथ हो गई उनकी, एसपी बाला सुब्रमण्यम। आपने बहुत सारे वो पुराने गाने जो मैंने प्यार किया, ये गाने सुने रहेंगे, तो ये इनके ही है। ये है एसपी बाला सुब्रमण्यम, बहुत फेमस और ओरिजिनल सिंगर माने जाते थे अपने जमाने के, एक वेटरन सिंगर है। मुझको बहुत गाने उनके पसंद है, माइट भी आपने भी बहुत सारे गाने उनके सुने रहेंगे। जो चेन्नई एक्सप्रेस बीच में शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसमें भी उन्होंने जो चेन्नई एक्सप्रेस का जो रिमिक्स वर्जन है, ये इन्होंने ही गाया हुआ है। तो आई एम सी एस पी बाल सुब्रमण्यम, दैट इज आई एम सी एस पी बी। तो आई से क्या आएगा? तो आई से देखो आपको यहां पे नजर आ रहा है, आई इज एन, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, या फिर जिसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोल दो। तो हो सकता है यहाँ पे आई से आप बोल दो कि ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एंड साथ साथ ये क्या है बोलो, इन्वेस्टिगेशन। ये 2 पॉइंट आप याद कर सकते हो। एम से आप याद कर सकते हो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। सी से आएगा आपका कॉमन सील, ए से आएगा आर्टिफिशियल पर्सन, एस से आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी,
पी से आएगा परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, एंड बी से आएगा बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ठीक है, तो लगभग सारे कवर हो चुके हैं। एग्जाम में आप इतना ही याद करके जाएंगे तो चलेगा, बाकी 2-3 बचे हुए हैं लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप याद करके जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मेक श्योर दैट आप उसको अपने नोटबुक में कॉपी कर रहे हो और अपने टेक्स्ट बुक में भी यहां पे मेमोरी टेक्निक लिख देना ऊपर। ठीक है, ये उसका मेमोरी टेक्निक है। ओके, चलो, तो अगर डन तो आगे बढ़ते हैं। वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूं। फीचर्स ऑफ द एलएलपी: IMCA SPB, I stands for Incorporated Association, I stands for Investigation, M stands for Mutual Agency, C stands for Common Seal, A stands for Artificial Person, S stands for Separate Legal Entity, P stands for Perpetual Succession, D stands for Business for Profit Only, और उसमें एक ऐड कर सकते हैं दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर दो, तो हो सकता है आपको 5 या 6 मार्क के लिए सवाल आ जाए, तो ये वाला आप मेमोरी टेक्निक वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको सारी बातें बताई गई है, इसको आप होमवर्क मार्क करेंगे। जितनी भी बातें यहाँ पे नीचे बताई है सारी बातें मैंने डिस्कस की हुई है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लीज इसको होमवर्क मार्क करेंगे। आज कंपल्सरीली जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा आज के दिन पे आप उसको पूरा का पूरा रीड करेंगे। ये आज होमवर्क है, तो होमवर्क है, रीड करेंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक जो नीचे यहां तक आए हुए हैं। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे और आ रहा है एडवांटेज ऑफ द एलएलपी। एक काम करेंगे अभी क्या, राइट हियर राइट नाउ।
एडवांटेजेस आ रहे हैं आपके सामने, ऑर्गेनाइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो अगेन इसमें क्या डिस्कस करना, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एलएलपी है वो एक एलएलपी एग्रीमेंट से बनती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो इस एलएलपी एग्रीमेंट फाइंड होते हैं। ये उसका एडवांटेज है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट थोड़े कम है, लीगल रिक्वायरमेंट कम है। यहाँ पे लिखना कंपेयर टू ए कंपनी। तो कंपनी से कंपेयर करें तो थोड़े कम उसके क्या है बोलो लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको देखे जाएंगे। ये उसका एडवांटेज है। इजी टू फॉर्म, ओके, अगेन एज कंपेयर टू द कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने का जो प्रोसीजर है उससे तो ये एलएलपी को फॉर्म करने का प्रोसीजर 100% कम है। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, अगेन कंपेयर टू द कंपनी, सॉरी कंपेयर टू द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, अगेन कंपेयर टू द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कैसा है कि कौन कितना पैसा लाएगा, क्या लाएगा, ये सारी बातें क्या है बोलो फिक्स्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। एंड इजी टू डिसॉल्व, अगेन कंपेयर टू द कंपनी। कंपनी को डिसॉल्व करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी में। एलएलपी को डिसॉल्व करने के लिए इतना ज्यादा मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ती है। आप जब चाहो आप अपनी एलएलपी को विद द फ्यू प्रोसेसुअल रिक्वायरमेंट डिसॉल्व कर सकते हो। तो दीज आर द फीचर्स, सॉरी दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट एंड एलएलपी। ओके, तो हो सकता है आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाए। तो एकदम सिंपल सी बात है। एलएलपी अगर आपके दिमाग में फिट है तो आपको ये सारी बातें लिखते जरूर आएगी, आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी बातें मैंने आपको साइड में यहाँ पे लिखवा के दी है, प्लीज उसको एक बार लिख दो। यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका इनकॉर्पोरेशन। उसको हम लोग आज नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं जंप करता हूं लास्ट में। इफ यू कम टू द पेज नंबर 129, डिफरेंसेस विद द अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब एलएलपी और दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है। जैसे हमने पार्टनरशिप फॉर्म में देखा हुआ था, कंपनी में देखा हुआ था कि कंपनी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है, पार्टनरशिप फॉर्म और दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है। तो वैसे एलएलपी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कंपनी हो, रेगुलर पार्टनरशिप फर्म हो, उसमें क्या फर्क है ये समझेंगे। अगर मैं एग्जाम क्वेश्चंस को देखता हूं तो आज तक कभी भी ये आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ नहीं है कि बताओ हमको एलएलपी में और बाकी सारे इसमें क्या फर्क है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको जरूर दिया हुआ है, तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ओके, चांसेस मुझको 50-50 लग रहे हैं कि इसके ऊपर आपको एग्जाम जाए। तो 50-50 चांसेस है, तो चलो पढ़ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस आएगा एलएलपी और पार्टनरशिप में। ओके, जो आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्यूरियोसिटी की भाई पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या अंतर है। तो पहला बेसिक अंतर यह है कि एलएलपी को गवर्न करता है एलएलपी एक्ट 2008 और पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? जी हां। क्या पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट है? जरूर नहीं है। क्या एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी है? जी हां। क्या पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं है। एलएलपी एक लीगल प्रोसीजर से है, पार्ट एग्रीमेंट बनाने के साइड दैट इज डीड से फॉर्म हो जाती है, उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। क्या एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? यस, इट इज मैंडेटरी। क्या पार्टनरशिप
रजिस्टर नहीं, ये वॉलंटरी है। क्या एलएलपी परपेचुअल सक्सेशन है? जी हाँ, डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी से एलएलपी। वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं, किसी पार्टनर की डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी होगी तो पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन पे फर्क आएगा, बिकॉज वहां पे पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकती है बोलो, डिसॉल्व हो सकती है। द नेम ऑफ द एलएलपी कंटेन्स द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड पार्टनरशिप फर्म में कभी भी पार्टनरशिप फर्म उनके नाम ऐसा लिखा हुआ नहीं है। आपने बहुत बार जो होती है वो एक पार्टनरशिप फर्म होती है, वो कोई, अगर मैं बात करता हूं एमपी लिमिटेड तो ये एक कंपनी है। वही अगर मैं एमपी एंड कंपनी देखा तो मान लो कि ये क्या है, ये हो सकती है कि एक पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म के आगे पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है इन देयर सफिक्स, प्रीफिक्स यानी कि आगे, सफिक्स पीछे। जैसे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मैंने लिख दिया मोहित प्रजापति, यहाँ पे सीए लिख दिया तो ये प्रीफिक्स हो गया, सीए तो ये सफिक्स हो गया। तो आपने अगर कोई आपकी एलएलपी है तो उसके नाम के आगे एलएलपी वर्ड जरूर लिख, पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एब्रिविएशन एलएलपी लिख दो। लायबिलिटी पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वही एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है बोलो? हेलो हेलो, साउंड इज ब्रेकिंग। चलो, सो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वही अगर मैं बात करता हूं एलएलपी में, तो एलएलपी में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है बोलो? लिमिटेड होती है। यह सबसे बिगेस्ट इसका डिफरेंशिएशन है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, एवरी ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट द नॉट अदर पार्टनर्स। वही अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड पार्टनर्स एज वेल। तो ये क्या बात बता रहे हैं कि म्यूचुअल एजेंसी किसके बीच में होती है? तो एलएलपी एक सेपरेट एंटिटी है और उसके पार्टनर सेपरेट एंटिटी है। तो एलएलपी और उनके पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल, पार्टनर्स का एक दूसरे में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। वही अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप फर्म की, यहां पे पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच में भी और पार्टनर्स की अपने बीच में भी म्यूचुअल एजेंसी होती है। पार्टनरशिप फर्म में कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई प्रोविजन नहीं है। वही अगर एलएलपी की बात करेंगे तो वहां पे एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई कॉमन सील नहीं होता है, लेकिन एलएलपी चाहे तो क्या हो सकता है बोलो? उनके पास कॉमन सील हो सकता है अगर चाहे तो। और ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंप्लायंस और पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पे सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंप्लायंस एंड द पेनल्टी। तो ये आपका डिफरेंशिएशन के मेन पॉइंट्स हो गए। आगे 3 पॉइंट्स और आ रहे हैं कि एलएलपी को एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न ये फाइल करने होता है एवरी ईयर। क्या चीज होती है देखेंगे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में। पार्टनरशिप को ऐसे कोई एनुअल रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स कैन बी ए पार्टनर इन द एलएलपी, लेकिन पार्टनरशिप में फॉरेन नेशनल्स यानी कि जो बंदे आउटसाइड इंडिया है वो पार्टनर नहीं हो सकते। क्या कोई माइनर एलएलपी हो सकता है? बाय लॉ कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन कभी भी प्रोहिबिशन भी नहीं डाला हुआ है। ओके, तो हमने देखा होता कि लॉ में ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है कि माइनर को पार्टनर ऐड कर दो या माइनर को पार्टनर ऐड ना करो, लेकिन हम लोग टेक्निकली देखें तो पार्टनर हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में बकायदा बेनिफिट्स के लिए हम लोगों को माइनर पार्टनरशिप में ऐड करवा सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द एलएलपी। एक काम करेंगे, ये सारी बातें अभी के अभी पढ़ लो, एलएलपी एंड द पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस। यू हैव 2 मिनट्स, प्लीज रीड ऑल दिस थिंग्स।
रीड कर लिया रहेगा। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, ओके, या लिमिटेड बाय गारंटी हो। अनलिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहे, यहां पे बात कर रहे हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। तो एलएलपी को गवर्न करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी को गवर्न करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 है। सिंपल सी बात है। द पर्सन्स हु आर कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज अ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। वही कंपनी की बात करेंगे तो जो शेयर्स लेते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं। एलएलपी में इंटरनल गवर्नर जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर देखते हैं, ओके, डेजिग्नेटेड पार्टनर। वही कंपनी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे? डायरेक्टर्स होंगे। तो कंपनी का जो इंटरनल रेगुलेशंस है वो कंपनी के डायरेक्टर्स देखते हैं। एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी लिखना पड़ता है, कंपनी के नाम के आगे वर्ड प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड वर्ड या पब्लिक लिमिटेड, कोई भी वर्ड हो वो आपको लिखना है। एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। वही अगर प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट लगाई हुई नहीं है। ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स में भी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे कंपनी में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द बिजनेस ऑफ द कंपनी, एलएलपी इज मैनेज बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज बाय एग्रीमेंट, और यहाँ पे अफेयर्स मैनेज करेंगे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में मिनिमम पब्लिक में 2, 3, मैक्सिमम डायरेक्टर 15 होते हैं, बढ़ा सकते हैं रेजोल्यूशन। डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम यहां पे कोई लिमिट नहीं है, जितने पार्टनर्स है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक बार घर पे उसको रीड कर लेंगे प्रॉपरली तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग रुकेंगे बिकॉज टाइम हैड गॉट एग्जॉस्टेड। मिलेंगे कल विद द अगेन न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी। कल जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो शुरू करेंगे फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी, कि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस देखा था, वैसे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं उसका प्रोसेस देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार आया हुआ है, तो कल का लेक्चर आप मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो रुकेंगे हम लोग इधर ही आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आई होप जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई है आज के लेक्चर पे वो सारी की सारी बातें क्लियर है। एंड ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि जितनी भी बातें आज हमने पढ़ी है लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत जरूरी है, रिवीजन चार्ट से रिवीजन करना जरूरी है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का बुकलेट मैंने आपको दिया हुआ है वहां पे जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर पे जितनी बातें पढ़ी हुई है या फिर इसके पहले भी जितनी पढ़ी हुई है उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रीड कर लेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मिलता है कल 8 o'clock। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।